स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी अपना इनेफो लेके आ रही है मल्टी कैप फंड का, जो कि 14 फरवरी से 28 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। अब देखिए, मल्टी कैप फंड कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, पहले से भी बाकी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के फंड है और एसबीआई के पास नहीं था, इसलिए प्रोडक्ट बास्केट में रखने के लिए इन्होंने इसको लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये वीडियो में हम पहले भाग में ये समझते हैं कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं और मल्टी कैप फंड्स का रिलेवेंस क्या होता है, क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो में इसको एक स्थान देना चाहिए। दूसरे भाग में हम ये समझेंगे कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप फंड है, ये बाकी मल्टी कैप फंड जो पीयर एएमसी चला रही है उससे क्या यूनिक प्रोपोजिशन लेके आया है। और तीसरे भाग में फाइनली हम समझेंगे कि किस क्लाइंट कैटेगरी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और किनको इग्नोर करना चाहिए। तो आइए अगले 10 मिनट बारीकी से अध्ययन करते हैं। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? नाम पुराना है, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है पहले से आपने निवेश भी किया हो। थोड़ा समझने के लिए इतिहास पे नजर डालते हैं। अब देखिए, पहले जो मल्टी कैप फंड्स होते थे प्रीडोमिनेटली उनमें लार्ज कैप का काफ़ी सारा पोर्शन होता था और थोड़ा सा पोर्शन स्मॉल कैप और मिड कैप का होता था। ऐसा फंड मैनेजर क्यों करते थे? वो मल्टी कैप का फंड नाम देते थे, मगर उनको एक कॉन्सिस्टेंट रिटर्न चाहिए होता था जो कि लार्ज कैप देता है, और उनको एक अल्फा चाहिए होता था। बाकी जो फंड्स हैं उन या बेंचमार्क को बीट करने के लिए उन्हें हाई स्पीड की हाई ग्रोथ वाली कंपनी भी चाहिए होती थी, तो इसलिए उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप को भी स्थान दिया था। सो कॉन्सिस्टेंट भी रहे मेरा फंड का रिटर्न और अल्फा भी जनरेट करता रहे। सो मल्टी कैप की कॉन्फ़िगरेशन मोर स्क्यूड टुवर्ड्स लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप और मिड कैप का फ्लेवर जस्ट टू एक्सेलरेट विद द पीयर कैटेगरी। सेबी ने 2016 में कहा कि भैया ये तो मिसलीडिंग होगी, मिसगाइडेंस होगी, तुम मल्टी कैप कहते हो मगर ज़्यादा पोर्शन तो लार्ज कैप में रखा है। या बहुत सारे लार्ज कैप फंड थे जो होना तो चाहिए खाली लार्ज कैप स्टॉक्स, जो कि टॉप 100 होते हैं, उसके बाद वाले 150 मिड कैप होते हैं और 250 के बाद वाले स्मॉल कैप होते हैं। तो जो लार्ज कैप फंड के मैनेजर थे वो स्मॉल कैप और मिड कैप का फ्लेवर डाल लेते थे जस्ट टू आउट परफॉर्म द अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी। तो ये पूरा मिक्सचर हो जाता था, मल्टी कैप और लार्ज कैप में कोई डिफरेंशिएशन पता ही नहीं लगता था। अब मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने कॉन्शियस कॉल लिया है कि मेरे को खाली लार्ज कैप फंड में जाना है और मैं लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए, मगर फंड मैनेजर स्मॉल कैप और मिड कैप भी डाल देता है। सो दिस इज हुआ ना, ये गड़बड़, धोखा हो गया मेरे साथ। और मैं एक कस्टमर हूँ जो इसे मल्टी कैप में जाना है, मतलब मैं एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ अमंग ऑल 3 कैपिटलाइजेशन, बिकॉज मेरे को और ज़्यादा कंसिस्टेंसी भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, तो मैं मल्टी कैप सेलेक्ट करता हूँ। मगर फंड मैनेजर क्या करता है, लार्ज कैप में ही सबसे ज़्यादा एक्सपोजर ले लेता है और स्मॉल और मिड कैप का बड़ा छोटा सा फ्लेवर ले लेता है। तो फिर मेरे साथ भी हो गई गड़बड़। अब सेबी ने 2 कैटेगरी बना दी जिसमें तीनों सेक्टर रहेंगे, एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। यहाँ आपको हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि दोनों में फर्क क्या है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप वो फंड हो गए जिसमें सेबी ने कहा कि भैया फंड मैनेजर आपकी कन्विक्शन है कि लार्ज कैप ज़्यादा चलना है और आप लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर चाहते हो, स्मॉल कैप मिड कैप में कम चाहते हो, और मार्केट जब वैल्यूएशन बदलती है तो आप उल्टा चाहते हो, स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा चाहते हो, लार्ज कैप में कम चाहते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चाहते हो तो इस फंड का नाम आप फ्लेक्सी कैप रखो। तो जिन कस्टमर को आपका ये सही लगेगा वो फ्लेक्सी कैप में लगाएंगे, और अगर आपने मल्टी कैप नाम रखा है तो आपको रेस्ट्रिक्टेड प्रोपोर्शन 25% इंटू लार्ज कैप, 25% इंटू मिड कैप, 25% इंटू स्मॉल कैप, ये मिनिमम तो होल्डिंग रखनी ही पड़ेगी। और जब जो 75 के बाद जो बचा हुआ 25% है वो आपने हाई कन्विक्शन के हिसाब से, चाहे आप यूएस स्टॉक में लगाओ, चाहे आप फॉरेन पोर्टफोलियो बनाओ या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट्स के पोर्टफोलियो बनाओ, तो अपने कन्विक्शन के हिसाब से 25% की आपको फ्लेक्सिबिलिटी हम दे देते हैं। तो ये मल्टी कैप का है। अब थोड़ा ये समझ लिया जाए कि इनका रिलेवेंस क्या होता है मल्टी कैप फंड में डालने के लिए। अब फिर से थोड़ा इतिहास में नजर डालते हैं। अब देखिए, 2013 से 17 में मार्केट की ब्रोडर रैली है। ब्रोडर रैली का मतलब क्या होता है
इकोनॉमिक पैरामीटर्स कंड्यूसिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी होती है, फंडामेंटल आउटलुक बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे वक्त में तीनों चलेंगे, लार्ज कैप भी चलेगा, मिड कैप भी चलेगा, स्मॉल कैप भी चलेगा, मगर स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगा। और एक बुल रन हमेशा बुल रन नहीं रहता है, एक रॉकेट नहीं है जो चांद पे जाके रुकेगा। एक बुल रन का एक्सपायरी होता है, वो खत्म होता है और इसके बाद मार्केट करेक्शन साइकिल में जाता है, जिसको बियर फेज बोलते हैं। तो एक बार जब बियरिश फेज आ जाए, जब रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो जाए, जब ऐसा लगे कि नहीं बाजार में लिक्विडिटी भी कम हो गई है, फ्यूचर आउटलुक भी ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको एक बियरिश साइकिल बोलते हैं, जिसमें मार्केट करेक्शन में जाता है। करेक्शन के वक्त लार्ज कैप विल आउट परफॉर्म स्मॉल कैप और मिड कैप। हो सकता है तीनों गिरे, मगर लार्ज कैप कम गिरे, स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज्यादा गिरे, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट बन जाए, जिसमें लार्ज कैप तो चढ़ते रहे मगर स्मॉल कैप मिड कैप गिरते रहे। यही चीज 2013 से 17 में आपने देखा, जब स्मॉल कैप मिड कैप काफी तेजी से बढ़ते रहे। 16 के अंत में और 17 के शुरुआत में गवर्नमेंट के 2-3 मेजर आए थे, आपको याद होगा, डिमोनेटाइजेशन आया था, जीएसटी आया था, लार्ज कैप के ऊपर जो टैक्सेशन है वो 30% से घटा के 25% कर दिया गया था। अब इन सारे पॉलिसी मेजर्स का फायदा लार्ज कैप को मिला एंड दे गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप। तभी याद होगा आपको जब कह रहे थे कि पोलराइज्ड मार्केट हो गया, तो लार्ज कैप तो चढ़ता ही रहा 2020 के जनवरी तक, जब तक कोरोना पीरियड आउटब्रेक नहीं हुआ था, तब तक लार्ज कैप लगातार परफॉर्म करते रहे, मगर स्मॉल कैप मिड कैप में एक ब्लड बाथ शुरू हो गया था। और देखिए, कोई भी सेक्टर अगर 4-5 सालों तक लगातार आउट परफॉर्म करता है, तो अगले वक्त में इसके अंडर परफॉर्म करने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती है। और यहाँ पे वो लोग मार खा जाते हैं जो गूगल रिसर्च करके पास्ट परफॉर्मेंस देख के अपने पैसे को लगाते हैं। गाड़ी के या रियर मिरर को देख के चलाया जा सकता है, इसी तरीके से फंड के पास्ट को देख के फंड के फ्यूचर का पता आप नहीं लगा सकते हैं। आपने सेक्टर का फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारी एनालिसिस करके फ्यूचर आउटलुक पता करके फिर ये पता करना होता है कि आगे आने वाले वक्त में संभावनाएं कैसी। तो आ जाइए फिर उसी बात पे आते हैं। जनवरी 2020 तक स्मॉल कैप मिड कैप गिरता रहा, मगर लार्ज कैप उठता रहा। फिर कोरोना आया, कोरोना पीरियड में तीनों ही गिरे। क्राइसिस था, अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, कब मार्केट रिकवर करेगा ये कुछ भी नहीं पता था, तीनों गिरे। इसके बाद मार्केट में रिकवरी चालू हुई, बहुत सारा बाजार में लिक्विडिटी आ गया, फंडामेंटल आउटलुक सही होने लगे। ऐसा पता लग गया कि ये महामारी जो है कैंसर नहीं है, एक फ्लू है जो कि कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे काफ़ी क्षति भी हुई, मगर फिर से एक पॉजिटिव बुलिश रन आ गया, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड बुलिश रन था। एक यूनिलेटरल रैली हमने देखी, और जिस बंदे ने जो स्टॉक उठाए, चाहे वो ग्रोथ स्टॉक हो, चाहे वो वैल्यू स्टॉक हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हर फंड चला। नई आईपीओ धमाकेदार लिस्टिंग हुई सबकी, तो तीनों ही चलते रहे। और आज फिर जब मार्केट पिछले 6-7 महीनों से लगभग फ्लैट है, 60,000 के आसपास आगे पीछे होवर कर रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी महंगे हो गए हैं और लार्ज कैप उनके बनिस्बत थोड़े सस्ते हैं। तो अभी स्मॉल कैप मिड कैप में फिर से एक करेक्शन आ सकता है। मगर बाजार का सबसे खूबसूरत और सबसे क्रूर पहलू यही है कि कोई भी बात दावे के साथ कभी नहीं कही जा सकती है। बाजार कौन सा रुख लेगा, ये इट्स जस्ट ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो जहां गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो अप और डाउन का आकलन करना बेकार है। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, आप स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन करें। स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं, तो उस फंड का नाम मल्टी कैप कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, जिसमें सेबी ने पैटर्न बना दिया कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में एक डाइवर्सिफाई कर लीजिए। आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिटर्न आपको अल्फा आने की भी ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप है, और कंसिस्टेंट संभावना रहेगी क्योंकि लार्ज कैप भी है। सो ये होता है मल्टी कैप फंड्स का स्ट्रक्चर और मल्टी कैप फंड्स का रिलेवेंस। अगले पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखते हैं कि ये एसबीआई मल्टी कैप फंड में क्या खासियत है भाई, क्या यूनिक प्रोपोजिशन लेके आया है।
देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी का ये दावा है कि करेक्ट सेंस में एक टीम एफर्ट, करेक्ट सेंस में एक सिनर्जी, करेक्ट सेंस में एक डाइवर्सिफाइड रिसर्च की अप्रोच इस फंड में रहेगी। ये दावा वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हमारे पास हर सेक्टर के, इकोनॉमी हमारी अलग अलग सेक्टर्स में बटी हुई है, फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इस तरीके से हर सेक्टर है। हर सेक्टर की अपनी अपनी कंपनीज हैं। हर कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 भागों में बटी हुई है। अब जो स्टॉक पिकिंग करने की जो कार्रवाई है, उनका एक बॉटम्स अप अप्रोच की बातें कर रहे हैं। बॉटम्स अप अप्रोच का मतलब होता है बहुत सारे स्टॉक आप ऐसे छांट लो जो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर बहुत सारे सेक्टर आप ऐसे छांट लो जो जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप एक बॉटम्स अप अप्रोच की बात करते हैं। ये बेसिस है इनके फंड के स्टॉक के सिलेक्शन का। मगर ये लगभग हर मल्टी कैप फंड का फंड मैनेजर ऐसी बात कहता है। तो इनका कहना है कि हम फंड मैनेजर से ज्यादा तवज्जो सेक्टर एनालिस्ट को देंगे। 15 सेक्टर एनालिस्ट की टीम बनाई है इन्होंने। हर सेक्टर, जैसे बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर है उसका अलग एनालिस्ट है, रियल एस्टेट का अलग एनालिस्ट है, ऑटोमोबाइल का अलग एनालिस्ट है, एनर्जी सेक्टर का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग एनालिस्ट है। ये सेक्टर एनालिस्ट खाली गट फीलिंग पे काम नहीं करते हमारी आपकी तरह, या खाली फंडामेंटल जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको स्टडी करके काम नहीं करते। ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद अगर एक कंपनी के स्टॉक में इन्हें पैसे लगाने हैं, उस कंपनी के क्लाइंट से भी बात करते हैं, उनकी फैक्ट्रीज में जा के भी चेक करते हैं, और इनकी पूरी रिसर्च अंदर तक रहती है कि जो रिपोर्ट्स जो गूगल पे उपलब्ध है, जो कंपनी के वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो फ्रॉड तो नहीं है। अगर किसी कंपनी ने बताया है कि हमारे पास इतना बड़ा 1000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर आया है और इस कारण उसके स्टॉक चल गए हैं, तो ये उस ऑर्डर देने वाली कंपनी से भी बात करते हैं और क्लाइंट से भी बात करते हैं, उनके वेंडर से भी बात करते हैं कि ये न्यूज़ सही है या ये न्यूज़ गलत है। इतने सारे सेक्टर एनालिस्ट की टीम मिलके हाई कन्विक्शन आइडियाज निकालती है। उस हाई कन्विक्शन आइडियाज के बेसिस पे स्टॉक का सिलेक्शन होता है, और फाइनली एक फंड मैनेजर जो कि मिस्टर आर श्रीनिवासन है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, बाजार में बहुत बड़ा नाम है इनका। श्रीनिवासन साहब इसको तय करेंगे कि वो हाई कन्विक्शन आइडियाज, वो 75-100 स्टॉक जो छाटे हैं सारे सेक्टर एनालिस्ट ने मिलके, उसमें किसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, और मात्र 30 से 35 स्टॉक को मिला के ये फंड का निर्माण होने वाला है। तो इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन बेट भी लेंगे ये, और इसका फायदा ये होगा कि ये जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण जो रिटर्न कम हो जाती है, जो रिटर्न डाइल्यूट हो जाती है, वो इसमें न्यूट्रल रहेगा। और एसबीआई म्यूचुअल फंड ये कहती है कि वी विल टोटली बी स्टाइल एग्नोस्टिक। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। हर इंसान, हर फंड मैनेजर का एक स्टाइल होता है, एक देखने का नजरिया होता है, एक पैटर्न होता है। अब मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूँ जिसे खाली ग्रोथ और रिजल्ट देखना है, और कंपनी को मैं इस हिसाब से रैंकिंग करता हूँ कि ये कंपनी अगले 5 साल में कितना ज़्यादा ग्रो करेगी, कितना ज़्यादा बूम करेगी। अगले फंड मैनेजर आप हैं या सेक्टर एनालिस्ट आप हैं, और आप थोड़े शक्की मिजाज के हैं। आप सोचते हैं कि ये जब ग्रोथ तो कर रही है, मगर इस ग्रोथ के चक्कर में ये रिस्क भी तो कितना ले रही है, क्या पता ये बहुत ज्यादा रिस्क लेके फिर ये ग्रोथ कर रही है, क्योंकि रिस्क के बाद ही रिटर्न आता है। ग्रोथ लेने के लिए रिस्क भी लेना होता है। क्या इसके द्वारा लिया गया रिस्क इसके ग्रोथ को सपोर्ट करेगा या मिटिगेट कर देगा? तो आप इस बात को एनालाइज करेंगे। और हमारे एक पड़ोसी हैं जो एक और फंड मैनेजर है, वो उनका नजरिया इसके बोर्ड ऑफ मेंबर के पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे कि इसकी जो प्रोमोटर्स की टीम है वो सारे भाई बंधुओं की टीम तो नहीं है, ये सारे पैसे अपने बाजार में दिखा के लगा के और फिर अपना घर तो नहीं भर रहे, कोई मोरल हजार्ड तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। तो हो गए ना तीनों लोगों के 3 नजरिए। तो एक जब टीम बन जाती है ऐसे 15-16 लोगों की, तो ये एक स्टाइल इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी टीम मिलके
फैसला लेती है, मिलकर डिस्कशन करती है और तब जाके वो कंक्लूड करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम वाली कंपनियां पहले ही छाड़ देंगे, जहां ज़्यादा रिस्क लेके ग्रोथ ले रही है उसको भी पहले ही छाड़ देंगे, और इसके बाद जो रिजल्टेड स्टॉक्स रहेगा दे विल बी द स्टाइल न्यूट्रल एंड दे विल बी सेक्टर न्यूट्रल ऑल्सो। तो जो 25% वाला नॉर्म है उसके हिसाब से 30-35 स्टॉक छांट के इसका निर्माण करेंगे। तो यही SBI मल्टी कैप फंड का दावा है। इट्स गोइंग टू बी ए टीम प्लेयर इन एक्चुअल सेंस, और तब जो स्टॉक सिलेक्शन होती है दैट हैज टू बी इन ए वेरी प्रीमियम क्वालिटी एंड इट्स बाउंड टू गिव यू रिजल्ट्स। नाउ अगला और फाइनल वीडियो हम ये देखेंगे कि किन क्लाइंट कैटेगरीज को इसमें निवेश करना चाहिए और किन को इग्नोर करके बाहर निकल जाना चाहिए। जब बात करते हैं कि किन क्लाइंट्स को ये फंड सूट करेगा, तो सबसे पहला आता है न्यू कस्टमर्स। आप देखो 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे 2019 तक, अभी 7.5 करोड़ है। ये जो डबल हुए ये पिछले 2 साल में हुए, मतलब 15-20 साल में जितने डीमैट अकाउंट खुले थे उतने तो खाली पिछले 2 सालों में हुए। ये जो नई वाली ब्रीड है जिन्होंने पहले दफा मार्केट का स्वाद चखा, डीमैट अकाउंट खोला, मार्केट में पैसे लगाए और जैसे ही लगाए वो पैसे बढ़ भी गए। अब ये जो न्यू कस्टमर कैटेगरी है इन्होंने कोई करेक्शन का एनवायरनमेंट आज तक देखा ही नहीं है। इन्होंने देखा ही नहीं है कि बियर रन क्या होता है। उन्होंने गूगल रिसर्च किया, अपने दोस्तों से बात किया, गट फीलिंग से स्टॉक छाटे, उसमें पैसे लगा दिया। बाजार कभी एक तरफा नहीं चलता। आज बाजार फ्लैटिश है, पिछले 7-8 महीनों से फ्लैटिश है। ये साल पूरा वोलेटाइल रहने की संभावना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने घिरा हुआ है। फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, वो वाला रिस्क सामने है। इलेक्शन आने वाले हैं। दो इन सब चीज़ों का मीडियम टर्म में इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होता है। लार्ज टाइम में ये सारे इम्पैक्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। मगर जो हमारा अब खुद का बिहेवियर है, जो ग्रीड और फियर का बिहेवियर है, जो हम पैसे लगाते वक्त सोचते हैं कि 10 साल लगाएंगे, मगर एक थोड़ा सा साउथवर्ड मार्केट की रैली आती है तो हम घबरा के लॉस में बेच देते हैं। ये सारे बिहेवियर हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो नए आए हैं, जिनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, जिनको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी चाहिए मगर रिस्क कम चाहिए और अल्फा भी चाहिए, तो लार्ज कैप फॉर कंसिस्टेंसी, स्मॉल कैप मिड कैप फॉर अल्फा एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर ए कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइज्ड रिस्क एंड बेटर रिटर्न पोर्टफोलियो। यू कैन इन्वेस्ट इनटू इट। बहुत सारे लोग हैं जो कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। आपके पहले से जो हाई रिस्की फंड्स हैं, जिन्होंने आपको पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप मिड कैप जो सिंगलटन जो फंड्स हैं उनकी आउट परफॉर्मेंस काफ़ी रही है। फोकस इक्विटी फंड्स की काफ़ी रही है। जो सेक्टोरल फंड हैं जैसे IT वाले फंड हो गए या फार्मा वाले फंड हो गए, उनमें काफ़ी रही है। तो एक बार जब पिछले 3 साल 4 साल से आप मज़े ले रहे हैं रिटर्न के, तो उनकी वैल्यूएशन अभी तो महंगी हो गई होगी। वो आगे आने वाले समय में हो सकता है डाउनवर्ड साइकिल में चली जाए और आपने अभी तक जो प्रॉफिट बनाया है उसको कंसोलिडेट करना चाहे। सो द कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट exiting from very high risky funds which has already delivered very decent return, you can choose this multi cap fund as a destination fund जहां एक मध्य मार्ग की बात की जाती है। सो पहला हमने बात किया नई ब्रीड ऑफ क्लाइंट्स की, दूसरी हमने बात करी जो लोग कंसोलिडेशन करना चाहते हैं उनकी बात करी, तीसरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 5 साल से 10 साल का होरिजन रखते हैं, पैसे को एक सिस्टम में इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल सेक्टर बायसनेस, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल फंड मैनेजर बायसनेस, उसमें लगा के लंबे निवेशक हैं वो इसमें पैसे लगाने का सोच सकते हैं। और जो लोग डीमैट अकाउंट खोल के सीधा अपना हाथ साफ करने निकल पड़े हैं कि हम सीधा स्टॉक में ही लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे, तो आपको ये बता दूं 10 सालों पहले निफ्टी 50 की जितनी कंपनीज लिस्टेड थी उनमें से मोर देन 40% कंपनीज अभी है ही नहीं, अभी व्यापार ही नहीं कर रही है। ये तो बड़ा आसान है ना सोचना कि मार्केट में पैसे लगाओ, डायरेक्ट स्टॉक में लगाओ। जो बड़े बड़े फंड है, मारिको है, एशियन पेंट है, MRF है, इन्फोसिस है, TCS है, स्टेट बैंक है, ये बड़े बड़े शेयर में लगा दो, पैसे ही बनता रहेगा। अजी इतना ही आसान पैसे बनाने हैं तब तो हर कोई इसी स्टाइल पे पैसे लगा देगा। इतना आसान नहीं होता।
किसने सोचा था कि सत्यम मेमोरियल हजार्ड आएगा और डूब जाएगी? किसने सोचा था कॉक्स एंड किंग जो नंबर 1 ट्रैवल एजेंट कंपनी है उसकी हालत खराब हो जाएगी? किसने सोचा था AAA रेटेड दीवान हाउसिंग फाइनेंस की मटियामेट हो जाएगी? डेक्कन क्रॉनिकल जो साउथ का इतना बड़ा न्यूज़पेपर पब्लिशिंग हाउस था जिसके शेयर्स लाखों करोड़ों पैसे बना के दिए थे वो बंद हो जाएगा। मनपसंद बेवरेजेज आउट ऑफ लिस्टिंग हो जाएगी। ये सब किसी ने नहीं सोचा था भाई साहब। और जब आप खुद से ही आजमाने अपने हाथ आजमाने निकल जाते हो तो बहुत ज़्यादा ये संभावना होती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पूरी बेट लगा दो, पूरे दांव लगा दो और वो स्टॉक ही खत्म हो जाए, वो स्टॉक ही डिलिस्ट हो जाए और वो ये कंपनी अपने ज़माने की धुरंधर ही होती है, तभी तो आपने पैसे लगाए होते हैं। तो भैया जो नए डीमैट अकाउंट खोल के जो पैसे लगा रहे हो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें 35 ही स्टॉक है तो आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट हो गया। रिसर्च आपकी गट फीलिंग और गूगल रिसर्च नहीं है, एक्चुअल सेक्टर एनालिस्ट 15-15 मिलके छांट के जो स्टॉक लगाएंगे उसमें एक फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च सबके इनपुट रहेंगे और तब जाके इस फंड का परफॉर्मेंस आता है। सो यू कैन ऑल्सो लुक टुवर्ड्स इट। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेंशन के रूप में SIP मित्रा उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये SIP मित्र क्या होता है? देखिए ये SIP मित्र ये कहता है कि आप एक एक्यूमुलेशन फेज चुन लो और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चुन लो जो कि किसी भी पेंशन स्कीम का पार्ट होता है। एक्यूमुलेशन फेज में आप पैसों को सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करते रहो, एक कॉर्पस बिल्ड करो, एक टाइम होरिजन चुन लो कि इसके बाद से आपको पेंशन चाहिए। जब आपका एक कॉर्पस बिल्ड हो जाए तो इस फंड को, मल्टी कैप फंड को शिफ्ट करके आप एक कोई न्यूट्रल फंड जो डेट का फंड हो या हाइब्रिड फंड हो या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का फंड हो जिसमें रिस्क लेवल काफ़ी कम हो रिस्कोमीटर पे, उसमें आप पैसों को ट्रांसफ़र कर दो और वहाँ से एक SWB ऑप्शन जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉल कहते हैं उसके हिसाब से पेंशन लेते रहो। ये पेंशन पूरी ज़िंदगी ले सकते हो। इससे आपको टैक्स की भी बचत होगी, पेंशन का एक फिक्स रकम आपके अकाउंट में आता रहेगा और जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो कॉर्पस है, ये भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं? एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए 10,000 रुपये की आपने SIP चुन ली और एक्यूमुलेशन फेज आप 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल, इन चारों ऑप्शन में से और कोई भी चुन लो। सो ऑटोमेटिकली मान लीजिए आपने 10 साल का ऑप्शन चुना है, 10 साल में ये 1.5x की पेंशन लेने की बात कही गई है कि 10,000 रुपये आप 10 साल तक देते रहो, हर महीने देते रहो और जैसे ही 10 साल खत्म हो जाए तो आप उसमें से 15,000 रुपये हर महीने विड्रॉल करना शुरू कर दो। और अगर आपकी एज थोड़ी कम है और आप के रिटायर होने में वक्त है तो आप इसमें 15 सालों का भी टर्म चुन सकते हो। 15 सालों में आपकी SWP की जो रकम है, जो 10,000 आपने 15 साल एक्यूमुलेट किए हैं, आप SWP सीधा 3 गुना निकाल सकते हो। मतलब 15 साल मैंने 10,000 रुपये दे दिए और 30,000 रुपये महीने आफ्टर 15 ईयर्स आई विल कीप ऑन विड्रॉइंग एज अ पेंशन। टैक्सेशन का फायदा मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक फ्री है, 1 लाख के ऊपर मात्र 10% का टैक्स है। बाजार में बाकी जितने भी पेंशन की स्कीम है वो टैक्सेबल होती हैं, तो यहाँ एक तो टैक्सेशन का भी फायदा मिल जाएगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल करने से आप मार्केट के टाइमिंग की जो उहापोह होती है, जो डायलेमा होती है, उससे भी बच जाएंगे और आपका जो आउटस्टैंडिंग कॉर्पस है वो भी बढ़ता रहेगा। तो SIP मित्रा इज अ गुड इन्वेंशन। आई congratulate SBI Mutual Fund team for putting this in their fund portfolio, and finally we will see who are the people who should avoid this fund. आप देखिए हर बंदे को हर चीज सूट नहीं करता। अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जिनको अपने पैसे की थोड़ी भी वोलेटिलिटी नजर आती है तो घबरा जाते हैं और लॉस में ही निकल जाते हैं, तो ये फंड इक्विटी 100% इक्विटी का फंड है। आने वाले वक्त में वोलेटाइल रह सकता है, आपको शॉर्ट टर्म में इसका नेगेटिव या लो परफॉर्मेंस भी दिख सकता है, मगर ये भी दृढ़ सत्य है कि अगर आपका टाइम होरिजन 3 साल के ऊपर का है, 5 साल के ऊपर का है, तो आपको इसमें आउट परफॉर्मेंस दिखेगी, आपको रिटर्न ज़रूर दिखेगी।
वोलेटिलिटी को हैंडल करने का सबसे अच्छा उपाय होता है एनएफओ में, तो आप पैसे को लमसम लगाएंगे। वो लमसम पैसे जो फंड मैनेजर है 2 से 3 महीने में इक्विटी में डिप्लॉय करेंगे, कोई इकट्ठे नहीं डिप्लॉय करते। और इसके बाद जब एक बार इसकी लिस्टिंग हो जाए इस मल्टी कैप फंड की, तो आप इसमें एक एसआईपी भी शुरू कर दीजिए। 10,000 20,000 की एक एसआईपी, मित्र का जो कॉन्सेप्ट बताया है इसके हिसाब से अगर आपने एक एसआईपी भी शुरू कर दी, तो मान लीजिए मार्केट अगर करेक्शन में भी जाता है, अगर साउथवर्ड रैली रहती है, तो आपको सस्ते यूनिट्स का फायदा मिल जाएगा। और फाइनली जब मार्केट रिकवर होगा, जब मार्केट पिछले हाई को ब्रीच करेगा, तो चूंकि आपने बहुत सारे यूनिट इकट्ठे किए हैं तो आपको और फायदा हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनमें पूरी दुनिया में पेसिमिज्म नजर आती है, आने वाला वक्त चौपट होने वाला लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी सबकी बैंड बजने वाली है। आप जल्दी घबरा जाएंगे। आपके लिए या तो डेट कैटेगरी या बिल्कुल लो रिस्क कैटेगरी सही है। मल्टी कैप फंड जो कि 100% इक्विटी कैटेगरी है, आपको ऐसा पेसिमिस्ट इन्वायरमेंट अगर भविष्य का दिखता है तो आप इसमें पैसों को न लगाएं, आप घबराने के चांसेस आप में ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ हमने बात किया एसबीआई मल्टी कैप फंड के बारे में। अपने फंड जो आपके म्यूचुअल फंड के जो सलाहकार हैं उनसे जरूर विचार विमर्श कीजिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स जो बनाइए उनकी कैटेगरी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में जो छाड़िए, और इसके हिसाब से अपने गोल्स का और उचित स्कीम्स का, उचित फंड्स का मैनेज जरूर करवाइए। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।